हाँ जी। जय हिंद, जय भारत। हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में बात कर रहे थे और इटली के एकीकरण की जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं जो थी या अवस्थाएं जो थी उनकी हमने बात की थी। एक तो हमने ये बात की थी कि इटली में राष्ट्रीय भावनाओं का उदय करने का श्रेय किसको दिया जा रहा था, तो वो नेपोलियन था। यानी नेशनलिज्म अगर इटली में था तो उसका सूत्रपात करने वाला व्यक्ति नेपोलियन था। एक उसके बाद में हमने बात की थी कि नेपोलियन ने इटली को एक करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में नेपोलियन के पराजित होने के बाद वियना कांग्रेस में एक बार फिर से इटली को बांट दिया गया था। उसके बाद में फिर हमने बात की कि कुछ ऐसी चीजें थी जो इटली के एकीकरण में बाधाएं थी। जो 8 रियासतें थी उसके ऊपर अलग अलग वंशों का, यहाँ तक कि विदेशों का प्रभाव भी था, और विदेशी प्रभाव में ऑस्ट्रिया सबसे मुख्य समस्या थी या मुख्य देश हुआ करता था उस समय। इसके अलावा और भी, जैसे लैक ऑफ नेशनलिज्म, जो यानी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव जो था, वो वाली बात भी हमने की थी। सामंतवादी और कुलीन तंत्र की बात करें, वो भी नहीं चाहता था कि इटली एक हो। यानी फ्यूडल और एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो भी कभी भी नहीं चाहती थी कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि सामंतों के अधिकार या सामंतों का प्रभाव एकीकरण में कभी नहीं हो सकता। उनको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उनका ज्यादा बढ़िया प्रभाव रहता है। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे इटली का एकीकरण हो सकता था या जो एकीकरण में सहायक थे, उनकी भी हमने बात की थी। जैसे कुछ लेखक हुआ करते थे, इसके अलावा कुछ व्यक्ति भी थे, कुछ संस्थाएं थी। हमने कुछ संस्थाओं में कार्बोनरी और यंग इटली की बात की थी। लेखकों की हमने बात कर ली थी, फास्केल, रासेटी, सिल्वियो पेलिको, जियोबर्टी, और भी खूब सारे ऐसे लोग थे जो इटली में राष्ट्रीयता की भावना का उदय कर रहे थे या लोगों को राष्ट्रीयता से अवगत करवा रहे थे। हम थोड़ा सा कुछ लोगों की भी बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ लोगों का भी इसमें थोड़ा सा स्पेशली योगदान रहा था। इससे पहले हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने बात की थी कि प्रारंभिक जो विद्रोह हुए थे उसमें एक विद्रोह हुआ 1820 में, दूसरा 1830 में, तीसरी बार 1849, सॉरी 1848, और फिर उसके बाद में हम चौथी बार कर सकते हैं 1849। इटली की रियासतों में इटली को एक करने के लिए जो प्रयास हुए थे या विदेशी प्रभुत्व की जो स्थापना यहाँ हो चुकी थी उसे नष्ट करने के लिए, ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना करने के लिए लगभग 4 बार यहाँ पर विद्रोह हुए थे, लेकिन चारों ही बार ये सारे के सारे विद्रोह असफल रहे। इन विद्रोह के समय एक व्यक्ति था जिसका बड़ा योगदान रहा, जिनका नाम है ज्यूसेप मेजिनी। ज्यूसेप मेजिनी को ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो पहला आदमी था जिसने इस बात को समझा कि इटली का एकीकरण हो सकता है। इनका जन्म 1805 में जेनेवा गणराज्य में हुआ था। हालांकि जेनेवा इटली में था, लेकिन इस समय जेनेवा फ्रांस के अधीनता में था। याद कीजिए 1804 में नेपोलियन सम्राट बना था और नेपोलियन का अधिकार इटली के उत्तरी राज्यों पर भी था। तो उस समय ये जो जेनेवा होता था जहां मेजिनी का जन्म हुआ था, इस टाइम पर इसका जो क्षेत्र था जहां इनका जन्म हुआ था वो फ्रांस के अधीनता में था। इनकी मुख्य मुख्य उपलब्धियों की यदि हम लोग बात करते हैं तो ज्यूसेप मेजिनी एक राष्ट्रभक्त थे, लॉयर थे और पॉलिटिस्ट भी थे, यानी एक पॉलिटिशियंस भी थे। राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे ये। और ज्यूसेप मेजिनी हमेशा इटली के एकीकरण के विषय में सोचा करते थे। ज्यूसेप मेजिनी का सबसे पहला योगदान रहा 1830 वाली क्रांति में, और इस समय वो कार्बोनरी के सदस्य थे।
तो कार्बोनरी के सदस्य के रूप में उन्होंने 1830 वाली क्रांति में भाग लिया था। इनको पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद में एक दुर्ग में रखा गया था, जिस दुर्ग का नाम था सेवरोना का दुर्ग। और इस दुर्ग में रखने के बाद में कुछ समय बाद में इनको निर्वासित कर दिया गया था इटली से। और निर्वासित होने के बाद में मेजिनी अलग अलग देशों में घूमने के बाद लास्ट में फ्रांस गए। और फ्रांस के मार्सेल्स में इन्होंने 1831 में एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम था यंग इटली, जिसकी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। यंग इटली का उद्देश्य या यंग इटली का क्या काम है वो आपको पहले बता दिया था। धीरे धीरे युवाओं में जागृति बढ़ती गई और बहुत सारे युवा यंग इटली से जुड़ते गए। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 साल में ही बहुत सारे युवा यंग इटली के सदस्य बन चुके थे और खूब सारे जगहों पर यानी खूब सारी ब्रांचेज यंग इटली की स्थापित की जा चुकी थी। यंग इटली का मुख्य काम युवाओं में जागृति पैदा करना था, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय करना था। और इसका जो नारा होता था, जो इसका स्लोगन होता था, वो होता था गॉड, पीपल एंड इटली। गॉड यानी परमात्मा में विश्वास करो, पीपल यानी सभी भाइयों को एक साथ लेके आओ, और एकीकृत इटली का निर्माण करो। ये इसका स्लोगन हुआ करता था। इसके झंडे के एक तरफ एकता और स्वाधीनता यानी यूनिटी एंड फ्रीडम लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे, 3 आदर्श हमने बात की थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो फ्रांस की क्रांति के आदर्श थे वो यंग इटली के झंडे पर अंकित हो रखे थे। कुल मिला के इसके बाद में यंग इटली को संगठित किया एक बार फिर से, खूब सारा एक बड़ा सा संगठन इन्होंने बना लिया था, और इस संगठन के माध्यम से इटली का एकीकरण करना चाह रहे थे। फिर बाद में हमने पढ़ा था कि क्रांति हुई 1848 में, फ्रांस की क्रांति जैसे हुई 1848 में, और एक बार फिर से इटली की रियासतों में भी विद्रोह शुरू हो गया था। और इस समय सार्डिनिया पिडमांट के शासक चार्ल्स एडवर्ड इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। पोप पायस 9 भी क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, और सिसिली के शासक फर्डिनेंड II भी चार्ल्स एल्बर्ट का साथ दे रहे थे। लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद पोप और फर्डिनेंड II चार्ल्स एल्बर्ट को अकेला छोड़कर चले गए, और लास्ट में चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो पराजित हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में जो मेजिनी को निर्वासित कर दिया गया था, एक बार फिर से मेजिनी फ्रांस लौट के आते हैं, और उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दी कि चार्ल्स एल्बर्ट जो है वो कमजोर निकला, पोप अस्थायी सिद्ध हुआ। राजतंत्रवादी जो थे उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया था या जो प्रयास किया गया था वो विफल हो चुका है, और अब गणतंत्रवादियों को प्रयास करना चाहिए। यानी कुल मिला के मेजिनी खुद गणतंत्रवादी था, और मेजिनी के साथ में खूब सारी गणतंत्रवादी लोग साथ में हुए, और इन्होंने रोम के अंदर गणतंत्र की स्थापना कर दी। यानी 1849 में इन्होंने रोम के अंदर गणतंत्र की स्थापना की। कई बार पूछ लिया जाता है कि मेजिनी ने कहां पर गणतंत्र की स्थापना की थी, तो रोम में की थी। अब रोम पोप के अधीनता में था, पोप रोम छोड़कर गेटा भाग गया था, लेकिन फिर 1849 में एक बार फिर से ऑस्ट्रिया ने इस प्रारंभिक विद्रोह को एक बार फिर से खत्म कर दिया। यानी कुल मिला के जो शुरू के जो प्रयास थे उनमें मेजिनी का बहुत बड़ा योगदान था। और यह भी कहा जाता है कि इटली में राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रसारित करने में योगदान देने वाला आदमी, कोई प्रेरणा स्रोत कोई था, तो वो मेजिनी थे। लेकिन इनके जो प्रयास थे वो सारे के सारे असफल सिद्ध हुए। जब 1849 वाली क्रांति भी समाप्त हो गई, 1848 में भी इनके प्रयास असफल हुए, और दोनों ही बार या हर बार ये जो काम कर रहा था या इनके इन प्रयासों को
जो समाप्त किया जा रहा था, एक ही देश था, वो था ऑस्ट्रिया। यानी इन सभी प्रयासों को विफल करने में एक देश का हाथ था, ऑस्ट्रिया का। 1848 और 1849 में हमने अभी बात की है कि जो इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट हार गया था दोनों ही प्रयासों में, इसलिए चार्ल्स एल्बर्ट ने सार्डिनिया पिडमांट के शासक के पद से इस्तीफा दे दिया। और जब इसने इस्तीफा दिया तो इसके बाद में जो अगला शासक बना, वो इसका उत्तराधिकारी जो बना था वो बना था विक्टर एमेन्युअल सेकंड। यानी अब आगे के जो प्रयास होंगे वो जिस राजा के अंडर में होंगे वो राजा होगा विक्टर एमेन्युअल सेकंड। अब तक ये जो प्रयास हो रहे थे वो चार्ल्स एल्बर्ट की अधीनता में हो रहे थे या इसके नेतृत्व में हो रहे थे, अब होंगे विक्टर एमेन्युअल सेकंड की अधीनता में होंगे। विक्टर एमेन्युअल सेकंड को ऑस्ट्रिया के साथ में संधि करनी पड़ी, लेकिन विक्टर एमेन्युअल सेकंड ने एक काम ये अच्छा किया कि जो 1848 में जो क्रांति हुई थी, इस समय सार्डिनिया पिडमांट में संविधान की स्थापना कर दी गई थी। इस संविधान को समाप्त करने का जोर या दबाव ऑस्ट्रिया ने विक्टर एमेन्युअल सेकंड पर दिया, लेकिन विक्टर एमेन्युअल सेकंड ने ऑस्ट्रिया की शर्त को मानने से इनकार कर दिया। कुल मिला के 1849 में चार्ल्स एल्बर्ट ने इस्तीफा दिया और उसके बाद में अगला जो शासक बनता है सार्डिनिया पिडमांट का, वो बनते हैं विक्टर एमेन्युअल सेकंड बन जाते हैं। बड़े लोकप्रिय थे विक्टर एमेन्युअल सेकंड, सीधा आदमी था लेकिन ईमानदार आदमी था, इसलिए लोग इसको ईमानदार राजा के नाम से पुकारते थे। और इटली के एकीकरण के लिए यह भी पूरे अपनी तरफ से प्रयास करना चाहता था। विक्टर एमेन्युअल सेकंड ने एक काम और किया कि इसने अपना जो प्रधानमंत्री बनाया था वो बनाया कावूर को। कुल मिला के एक और आदमी की जो एंट्री होती है इटली के एकीकरण में या जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, वो आदमी था कावूर। तो हम बात करेंगे आगे कावूर की। हालांकि विक्टर एमेन्युअल सेकंड के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा वाला कोई विषय नहीं है, जो घटनाएं रहेगी वो आगे आगे आती रहेगी। अगर हम लोग कावूर की बात करते हैं, कावूर का जन्म हुआ था 1810 में, जगह थी ट्यूरिन। कावूर एक कुलीन परिवार से संबंधित था, यानी इसका जो परिवार था वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हुआ करती थी। सैनिक शिक्षा हासिल करने के बाद में सेना में शामिल हो गया और उसके बाद में 1841 में सेना से त्यागपत्र देता है। 1841 से लेकर 1846 तक अपनी जमींदारी को संभालता है और 1847 में एक समाचार पत्र निकालता है जिसका नाम था इल रिसार्जिमेंटो। यानी कुल मिला के इसने एक जो न्यूज़पेपर निकाला था उसका नाम था अल रिसार्जिमेंटो। अल रिसार्जिमेंटो का ये संपादक था। रिसार्जिमेंटो का मतलब होता है रेनेसा, यानी पुनर्जागरण। इटली के लोगों को फिर से जागृत करने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए जिस समाचार पत्र का संपादन किया गया वो था इल रिसार्जिमेंटो। इसके बाद में 1848 में हमने अभी अभी बात की थी कि 1848 में क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद में सार्डिनिया पिडमांट ने एक संविधान की स्थापना की थी और इस संविधान की स्थापना के बाद में संसद के चुनाव हुए थे। तो 1848 में जो पहली संसद के चुनाव हुए थे, उस संसद के चुनावों में शामिल होकर ये संसद के सदस्य बन गए। 1850 में कावूर को उद्योग एवं वित्त मंत्री बनाया गया और 1852 में इसको विक्टर एमेन्युअल सेकंड ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी अब जो प्रधानमंत्री होगा इटली का वो कावूर था। मेजिनी आदर्शवादी था, इटली के एकीकरण को बिल्कुल चाहता भी था, लेकिन जो वास्तव में इटली के एकीकरण की सटीक योजना किसी के दिमाग में थी, पहला आदमी जिसने इटली के एकीकरण के बारे में सोचा तो यह कहा जाता है कि वो मेजिनी था। जिसने ये सोचा कि इटली का एकीकरण हो सकता है वो भी मेजिनी है, लेकिन इटली के एकीकरण की कोई सटीक योजना जिस आदमी के दिमाग में है वो काउंट कैमिलो कावूर है। तो कावूर के दिमाग में एकदम स्पष्ट योजना थी। योजना के इसके 3 अंग थे।
यानी इटली का जो एकीकरण हो सकता है उसमें ये चाहता था कि तीन चीजें जरूरी है। सबसे पहले इसका लीडर कौन होगा, यानी नेतृत्व कौन करेगा, लीडरशिप किसके हाथों में रहेगी। और वो थी कि इसका लीडर जो होगा वो होगा सार्डिनिया का राजा होगा, सार्डिनिया पिडमांट इसका लीडर होगा। दूसरी चीज, हालांकि जब जितनी भी क्रांतियां हुई है 1820, 30, 48, 49, उन सबको विफल बनाने में एक ही देश का योगदान था, वो देश था ऑस्ट्रिया। इटली के राष्ट्रवादी समझ चुके थे कि जब तक ऑस्ट्रिया को नहीं निकाल दिया जाता तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसलिए इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। इस बात को काउर भी समझता था कि इटली का एकीकरण एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ऑस्ट्रिया को निकाल दिया जाए। कावूर ने एक और चीज को समझा कि हमें कोई ना कोई विदेशी सहायता जरूर चाहिए, विदेशी सहायता के बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। और यह विदेशी सहायता केवल दो देशों से मिल सकती है, और वो देश थे एक इंग्लैंड और एक फ्रांस। यानी विदेशी सहायता जो है वो दो देशों से मिल सकती है, या तो इंग्लैंड से ली जाए और या फिर दूसरा देश कौन सा हो सकता है, फ्रांस। यानी कुल मिला के कावूर की नीति के तीन अंग है। इसका लीडर सार्डिनिया होगा, इटली का एकीकरण होगा, लेकिन उसका नेता जो होगा वो सार्डिनिया पिडमांट का राजा होगा। ऑस्ट्रिया को निकाले बिना ऐसा हो नहीं सकता, और ऑस्ट्रिया से यदि लड़ना है तो विदेशी सहायता चाहिए, फॉरेन हेल्प जरूरी है। और वो ये भी समझता था कि फॉरेन हेल्प केवल दो देश कर सकते हैं, एक तो इंग्लैंड और एक फ्रांस। इन दोनों में से किसी एक देश की सहायता चाहता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले टारगेट पर कावूर ने काम करना शुरू किया, और सबसे पहला काम था सार्डिनिया पिडमांट इसका नेता होना चाहिए। लेकिन इसका नेता सार्डिनिया पिडमांट केवल तभी हो सकता है जब आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सार्डिनिया पिडमांट मजबूत हो। तो कावूर ने सार्डिनिया पिडमांत को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्टर में कुछ बदलाव किए, और यानी आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव किए, कुछ आर्थिक सुधार किए, उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इसके द्वारा किए गए। यातायात के साधनों का इसने विकास किया, क्योंकि बिना यातायात के साधनों के व्यापार वाणिज्य संभव नहीं था, और बिना यातायात के साधनों के विकास के इटली का एकीकरण भी संभव नहीं था। एक और काम इसने किया, बैंकों की स्थापना की, सहकारी जो समितियां होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, उनकी स्थापना की। कृषि क्षेत्र में इसने बहुत सारे सुधार लागू किए। राजस्व व्यवस्था या राजस्व की वसूली कठोरता से लागू की। चर्च के बहुत सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, और चर्च की संपत्ति पर अधिकार कर लिए। कुल मिला के इटली को बहुत जल्दी इन सब योजनाओं को अपनाते हुए कावूर ने आर्थिक दृष्टि से सार्डिनिया को बहुत मजबूत बना दिया। फिर इसने काम किया आर्मी के क्षेत्र में, यानी सेना का गठन किया। सेना का गठन जिस आदमी के नेतृत्व में किया गया था उसका नाम था ला मार्मोरा, यानी जो जनरल जिसको बनाया गया था, सेनाध्यक्ष जिसको बनाया गया था, उसका नाम था ला मार्मोरा। और ला मार्मोरा के नेतृत्व में एक जोरदार स्कीम चलाई गई, बहुत एक अच्छी और मजबूत सेना बनाई गई, जो लगभग 90,000 के आसपास इसमें सैनिक हुआ करते थे। यानी कुल मिला के इटली के एकीकरण के लिए सार्डिनिया पिडमांट इसका नेतृत्व करेगा, लेकिन सार्डिनिया पिडमांट तभी नेतृत्व कर सकता है, तभी सक्सेस हो सकता है जब यह आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत हो। तो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उसने दोनों ही एरियाज में नीतियां अपनाई, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म भी उसके द्वारा किए गए, और कुछ आर्मी, एक बड़ी आर्मी का गठन किया गया था। और बड़ी आर्मी के गठन में जो जनरल थे, जो सेनाध्यक्ष जिसको बनाया गया था, वो था ला मार्मोरा, और एक 90,000 की सुसंगठित सेना तैयार कर ली गई। फिर उसके बाद में इसकी नीति यह है कि ऑस्ट्रिया से लड़ा जाएगा, और ऑस्ट्रिया से यदि लड़ना है तो उसके लिए कम से कम दो देशों में से किसी एक का सहयोग होना चाहिए, और वो है या तो इंग्लैंड या फ्रांस। अब एक ऐसा मौका देख रहा था कावूर जिससे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, या इन दोनों में से किसी एक का
सहयोग प्राप्त किया जा सके। यह मौका उसको मिला, उसको। एक युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध, 1854 में शुरू हो गया ये। क्रीमिया युद्ध का कारण, या पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस के बीच में लड़ा जा रहा था ये। एक तरफ था रसिया, और एक तरफ अगर हम लोग बात करें वो था तुर्की। इसके स्पेलिंग TURKY भी कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो रसिया और एक तुर्की, इन दोनों के बीच में जिस क्षेत्र को लेकर जो युद्ध हुआ था वो क्षेत्र था इनका बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन के अंदर रूस आगे बढ़ना चाह रहा था, और दूसरी ओर तुर्की जो है वो उसको बाल्कन में प्रवेश से रोकना चाह रहा था, यानी काला सागर की ओर बढ़ने से रोकना चाह रहा था। अगर हम लोग मैप में बात करें तो यदि समस्या की हम लोग मैप में बात करें तो रूस की हमेशा से पॉलिसी रही है इस ओर बढ़ने की। यूक्रेन में, वर्तमान यूक्रेन जो है उसमें क्रीमिया हुआ करता था, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो है काला सागर है, इधर ये यूक्रेन है, और इसी यूक्रेन में क्रीमिया हुआ करता था। तो रूस इस और अपने विस्तार को आगे बढ़ाना चाह रहा था। यूक्रेन ये जो है आपको पता है कि पहले रूस का हिस्सा हुआ करते थे, किसी समय सोवियत संघ का भी हिस्सा हुआ करते थे ये। और ये जो इधर वाले जो क्षेत्र है बाल्कन प्रदेश के, जो है ग्रीस है, अल्बानिया, ये जो सारे देश है इधर, ये वाले बाल्कन प्रदेश है, इन क्षेत्रों पर भी रूस अधिकार करना चाहता था, यानी इन क्षेत्रों की ओर और आगे बढ़ना चाहता था। और यह समस्या तुर्की इसका विरोध कर रहा था, यानी तुर्की और इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। अब यहां एक दिक्कत तो यह थी, यानी हम इसके थोड़े और बैकग्राउंड में जाते हैं तो 16वीं शताब्दी में दो देशों को, जो इनके मुख्यतः चर्च होते थे, रोमन चर्च और ग्रीक चर्च, इन दोनों के क्षेत्राधिकार बांट दिए गए थे तुर्की के सुल्तान के द्वारा 1535 ईस्वी के आसपास। जो रोमन चर्च था उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिसे अधिकार दिए गए थे वो देश था फ्रांस। और इधर यदि हम लोग बात करते हैं ग्रीक चर्च की बात करें तो ग्रीक चर्च की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था रशिया को, यानी तुर्की के सुल्तान ने ग्रीक चर्च की सुरक्षा का जिम्मेदारी रशिया को दी थी, और इधर जो रोमन चर्च हुआ करता था उसकी जिम्मेदारी फ्रांस को दी। फिर हमने पढ़ा कि बाद में 1789 में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है, लंबे टाइम तक क्रांति चलती है। फिर नेपोलियन आता है, चर्च को ज्यादा उससे पहले महत्व नहीं दिया गया, नेपोलियन ने चर्च को महत्व दिया, उनके साथ में समझौता भी हुआ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। फिर उसके बाद में 1830, 1848 बार बार क्रांतियां हो रही थी फ्रांस में। तो लंबे समय तक फ्रांस में क्रांतियां जब चलती रही तो जो ग्रीक चर्च के लोग थे, जिनका समर्थक या संरक्षक जो था वो रशिया था, इन्होंने रोमन चर्च के ऊपर भी अधिकार कर लिया धीरे धीरे। अब उसके बाद में जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय फ्रांस का जो सम्राट था वो था नेपोलियन थर्ड। और नेपोलियन थर्ड जो था इस समय फ्रांस का शासक, अब वापस जो पहले इसके पास में जो रोमन चर्च के सुरक्षा और संरक्षण के अधिकार थे वो वापस चाहता था। इसलिए फ्रांस के शासक ने तुर्की के सुल्तान से कहा कि हमारे पास में रोमन चर्च के संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार थे, वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि इन अधिकारों पर अधिकार किसने कर लिया? रशिया ने कर लिया है। इस बात को तुर्की ने मान्यता दे दी, यानी जो फ्रांस की डिमांड थी उसको तुर्की ने मान्यता दे दी। और अब जैसे ही तुर्की ने मान्यता दी, हालांकि रशिया का इधर कोई लेना देना नहीं था, रोमन जो चर्च था उसके अधिकार फ्रांस को ही दिए गए थे, लेकिन रशिया को तुर्की के ऊपर अधिकार करना था ताकि यहां पर काला सागर और ये जो बाल्कन क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में रूस मजबूत हो जाए, और वो तुर्की के ऊपर अधिकार भी करना चाहता था। तो ये विवाद धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया, और किसी प्रकार से
क्रीमिया के मैदान में दोनों सेनाएं आ चुकी थी। अब समस्या यह थी, अगर यहां पर इस एरिया पर यदि रूस का अधिकार हो जाता है, इंग्लैंड के लिए दिक्कत है और फ्रांस के लिए भी दिक्कत है, ऑस्ट्रिया के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के पास में रूस पहुंच जाएगा और अगला टारगेट फ्रांस रशिया का ऑस्ट्रिया होगा। जैसे ही रूस यहां तक पहुंच जाएगा, इन क्षेत्रों पर अधिकार हो जाएगा, अगला टारगेट ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जैसे ही ऑस्ट्रिया पर अधिकार हुआ, अगला टारगेट फ्रांस हो जाएगा। और इंग्लैंड के साथ में दिक्कत यह थी कि उसका जो पूर्वी साम्राज्य था, भारत इधर वाले जो क्षेत्रों में जो साम्राज्य था, उसके मार्ग में रशिया आकर बैठ जाएगा। एक चीज यह भी थी, यानी कुल मिला के इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस विवाद में नुकसान इंग्लैंड को भी हो रहा था, फ्रांस को भी हो रहा था। और हम जो एकीकरण की बात कर रहे हैं इस समय, इटली के एकीकरण की जो बात कर रहे हैं, हम बात यही कर रहे हैं कि दो देशों का सहयोग कावूर प्राप्त करना चाहता है, वो या तो इंग्लैंड हो और या फिर फ्रांस हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है और इटली का निर्माण करना है। अब जब ऐसा कोई भी विवाद होगा तो कावूर इन देशों का साथ देगा। तो घटना ऐसे ही चल रही थी, ये सारी की सारी जो घटनाएं थी कि यहां पर ये जो क्रीमिया युद्ध था ये शुरू हुआ रूस की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध। अब तुर्की का साथ दे रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस। चूंकि कावूर इन दोनों में से किसी एक को दोस्त बनाना चाह रहा था, उसको ऑस्ट्रिया से कोई मतलब नहीं था, ऑस्ट्रिया भी इसमें तुर्की का साथ दे रहा था वैसे, इसलिए कावूर भी इन दोनों के साथ या इनका सहयोग प्राप्त करने के लिए सार्डिनिया भी इस युद्ध में शामिल हो गया और लगभग 18,000 सैनिक सहायता उसने इंग्लैंड और फ्रांस यानी तुर्की के फेवर में की। इस समय के लिए यह कहा भी जाता है कि जो सैनिक यहां से गए थे क्रीमिया युद्ध के लिए जो गए थे, तो वो सैनिकों ने पत्र लिखे थे कावूर को कि हमारे पैर कीचड़ में धंस रहे हैं, यानी दलदली क्षेत्र था यहां पर, तो हमारे पैर कीचड़ में धंस रहे हैं। तो कावूर ने कहा था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का जन्म होगा, और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। इस युद्ध के बाद, अच्छा इसी युद्ध से संबंधित एक दो चीज और बता दूं मैं। एक आपने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो नर्सिंग सेवाओं में बहुत बड़ा सम्मानित नाम है। इस युद्ध के समय लगभग अपनी 40 साथियों के साथ में वो जितने भी घायल होते थे उनकी सेवा कर रही थी, और इसी समय वो लालटेन लेकर जाया करती थी युद्ध स्थल में, इसलिए उनको लेडी विथ लैम्प भी कहा गया था। तो नर्सिंग सेवाओं में बहुत एक सम्मानित नाम कोई है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, और वो भी इसी युद्ध से संबंधित है। एक हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत में एक राइफल दी गई थी, एनफील्ड राइफल, और उस एनफील्ड राइफल का सबसे पहली बार प्रयोग जिस युद्ध में किया गया था वो युद्ध भी क्रीमिया युद्ध था, उसके बाद में भारत में आई थी। अगर एनफील्ड राइफल का सबसे पहला प्रयोग किसी युद्ध में किया गया था तो वो क्रीमिया युद्ध था। इस युद्ध में रसिया पराजित होता है, और रूस के पराजित होने के बाद में 1856 में पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, शांति के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, संधि के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। और जब ये पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया तो इसमें इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, ऑस्ट्रिया भी था, और सार्डिनिया को भी बुलाया गया। हालांकि सार्डिनिया को बुलाने का विरोध ऑस्ट्रिया ने अवश्य किया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाहता था कि सार्डिनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की मान्यता प्राप्त हो, इसलिए सार्डिनिया का विरोध किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी फ्रांस और इंग्लैंड ने पेरिस सम्मेलन में सार्डिनिया को भी आमंत्रित किया। सम्मेलन में कावूर आया, और कावूर ने इटली की दुर्दशा और उसमें ऑस्ट्रिया के योगदान या ऑस्ट्रिया की जो ऑस्ट्रिया का जो रोल था, भूमिका थी, उस भूमिका को यहां पर स्पष्ट रूप से बताया। यानी कुल मिला के इटली के प्रश्न को पूरे यूरोप का प्रश्न यदि कावूर ने बना दिया तो वो यही समय था। अब इस समय जब कावूर इस पेरिस सम्मेलन में गया था तो इस समय जो फ्रांस के विदेश मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा भी था कावूर से कि तुमने, जिनका नाम था वेलेवस्की, उन्होंने कहा भी था कि तुमने एक ऐसे मामले में प्रवेश ले लिया है जिससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन
क्रीमिया युद्ध से वास्तव में कोई भी मतलब सार्डिनिया पिडमांट को नहीं था। बस उसका केवल इतना सा था कि वो इन दोनों में से किसी एक देश को अपना दोस्त बनाए। इसी पेरिस सम्मेलन में काफी नजदीकियां फ्रांस के साथ में, जो फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन थर्ड, उनके साथ में काबूल की रही भी बढ़ी भी। कुल मिला के बात यह थी कि जिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद के लिए काबूल गया था उसमें काफी हद तक सफल रहा था, और फ्रांस कहीं ना कहीं इटली के प्रति सहानुभूति रखने लग गया। अब हालांकि इंग्लैंड बढ़िया देश है, यह जब तक किसी मामले में नहीं आता है तब तक इसके डायरेक्टली कोई ना कोई स्वार्थ नहीं हो, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की सहानुभूति भी अब इटली के साथ में हो चुकी थी। जब काबूल ये योजना बना रहा था, इस योजना को लागू करना चाह रहा था या फ्रांस के साथ में कोई समझौता करने की योजनाएं बना रहा था, उसी समय एक छोटी सी घटना घटित हुई। मैजिनी का एक गणतंत्रवादी शिष्य था जिसका नाम था ओर्सनी। ओर्सनी ने यह गलती की 1858 में कि उसने नेपोलियन थर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। ओर्सनी को गिरफ्तार किया गया और काबूल ने वो सब काम किए जिससे कि फ्रांस नाराज नहीं हो। ओर्सनी को तुरंत गिरफ्तार किया गया, उसे तुरंत मौत की सजा सुनाई गई। फ्रांस के कहने पर यह जो खबर थी उसको न्यूज़पेपर्स में नहीं आने दिया। यानी कुल मिला के फ्रांस को खुश रखना काबूल की योजना का एक हिस्सा था। यह तक कहा जाता है कि ओर्सनी ने जेल से 3 पत्र नेपोलियन थर्ड को लिखे, और उन पत्रों से, उन लेटर्स से नेपोलियन थर्ड इतना प्रभावित हुआ कि वो इटली की मदद करने के लिए या सार्डिनिया की मदद करने के लिए राजी हो गया। और अब एक समझौता होता है 1858 में, और उस समझौते का नाम था प्लोम्बियर्स का समझौता। ये 2 देशों के बीच में हुआ। एक देश तो था सार्डिनिया और एक देश था फ्रांस। सार्डिनिया का प्रधानमंत्री है काबूल, और इनका जो राजा है वो है नेपोलियन। नेपोलियन थर्ड। तो नेपोलियन थर्ड और काबूल के बीच में समझौता हुआ। समझौते की शर्तें मैं आपको बता देता हूं कि सार्डिनिया का युद्ध होगा इटली के एकीकरण के लिए, और सार्डिनिया का युद्ध होगा ऑस्ट्रिया के साथ में। तो सीधी सी बात यह थी, जब भी सार्डिनिया का युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ होगा तो लगभग 2 लाख सैनिक सहायता फ्रांस देगा। एक शर्त तो यह हो गई, यानी फ्रांस इनको इस अवसर पर 2 लाख सैनिक सहायता प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा यह था कि फ्रांस जो है उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। सेवोय और नीस के प्रदेश इस विजय के बाद में फ्रांस को दिए जाएंगे। सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया से जो क्षेत्र दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे लोम्बार्डी और वेनेसिया। ये दोनों क्षेत्र उससे लेकर दिए जाएंगे, और फ्रांस को जो मिलेंगे वो मिलेंगे सेवोय और नीस। ये दोनों क्षेत्र फ्रांस को दे दिए जाएंगे। जो यहां सार्डिनिया पिडमांट का राजा है विक्टर एमेनुअल सेकंड, विक्टर एमेनुअल सेकंड की पुत्री क्लोथाइल्ड की शादी नेपोलियन थर्ड के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ में किया जाएगा। टस्कनी और आम्ब्रिया को, जो कि इटली में है, टस्कनी और आम्ब्रिया दोनों प्रदेशों को मिलाकर एक मध्य क्षेत्र बनाया जाएगा, एक मध्य राज्य बनाया जाएगा, जिसका राजा जेरोम पार्ट को बनाया जाएगा। इसके अलावा जो दोनों देश जो है वो मिलकर समझौता करेंगे और दोनों देश एक साथ ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण करेंगे। यानी जैसे ही ऑस्ट्रिया के साथ में सार्डिनिया का युद्ध होता है, संघर्ष होता है, कुल मिला के उसमें सहयोग फ्रांस देगा। तो अब प्लोम्बियर समझौता हो चुका था, यानी फ्रांस जो है सार्डिनिया जो है उसकी सहयोग या सहायता करने वाला था। इस समझौते में यह भी कहा गया कि पोप का राज्य स्वतंत्र रहना चाहिए, नेपल्स और सिसिली में जो बुर्बो वंश है वो यथावत बना रहना चाहिए। इस प्रकार से एक समझौता हुआ और
अब उसके बाद में किस प्रकार से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया जाएगा और कौन कौन से क्षेत्र लिए जाएंगे, जिनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।